वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर एम खालिद सिद्दीकी। आई एम ए रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ माहितुल अमराज पैथोलॉजी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट prestigious college of Unani system of medicine of India, that is Rajkiye या Government Takmilutib College and Hospital, Lucknow. I am making this video on the request of my students and hope you can also find this video beneficial. If you like this video, then please like, share and subscribe this channel, and don't forget to press the bell icon to get the notification earliest. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ जनरल पैथोलॉजी यानी माहितुल अमराज उमूमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। दैट इज़ द सेल डेथ और खुलिया की मौत। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा जुरूह है खुलिया सेल इंजरी पढ़ा। तो एक क्विक रिकैप हम लोगों ने बात की थी कि देयर इज़ अ नॉर्मल सेल। ये एक नॉर्मल सेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ऑर्गेनल्स हैं उसके, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिस गोल्गी अपरेटस है, इसमें राइबोसोम्स हैं, ग्लाइकोजन पार्टिकल्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, सारी चीज़ें हैं। तो ये सेल जो है नॉर्मल सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है इन द स्टेट ऑफ द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इन द कंडीशन ऑफ द होम्योस्टेसिस यानी एतदाल का माहौल है। जिस पर्टिकुलर काम के लिए वो खुलिया बनी है उसका स्ट्रक्चर मेंटेन है और वो अपना नॉर्मल काम नॉर्मल फंक्शन अंजाम दे रही है। किसी तरह का अगर स्ट्रेस आता है, एनी टाइप ऑफ द स्ट्रेस या कोई इटियोलॉजिकल एजेंट आता है, इटियोलॉजिकल एजेंट आता है, कोई इंजरी आती है, कोई इंजूरियस एजेंट आता है, इंजूरियस एजेंट आता है, तो क्या हो रहा है कि दिस होम्योस्टेसिस इज डिस्टर्ब। जब होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होती है तो सबसे पहले सेल जो है ये अपने आप को एडॉप्ट करने की कोशिश करती है नए माहौल में। इट गोज फॉर द एडॉप्टेशन, ये अपने आप को एडॉप्ट करने की कोशिश करती है। एडॉप्टेशन होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, इसे हम लोग कहते हैं खुलवी तताबुक, है ना, तताबुक। एडॉप्ट करने की कोशिश करती है और ये एडॉप्टेशन हम लोगों ने पढ़े थे डिफरेंट टाइप के हैं। देयर मे बी द एट्रॉफी, एट्रॉफी हो सकती है, हाइपरट्रॉफी हो सकती है, हाइपरट्रॉफी हो सकती है, हाइपरप्लेजिया हो सकती है, हाइपरप्लेजिया। देयर मे बी द मेटाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, एंड देयर मे बी द डिस्प्लेजिया। और ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर माहौल में, जब सेल का माहौल या होम्योस्टेसिस चेंज हो रही है तो सेल अडाप्ट करने की कोशिश करती है। एट्रॉफी को हम लोगों ने ज़ुबूल कहा था, हाइपरट्रॉफी को तज़ख्खुम कहा था, हाइपरप्लेजिया को बेश तकवीन कहा था, मेटाप्लेजिया को तब्दीली नसीज कहा था, और डिस्प्लेजिया को हम लोग ने नमो नाकिस कहा था। तो जब सेल एडॉप्ट करने की कोशिश करती है और जब इंजूरियस एजेंट अगर ख़त्म हुआ तो सारे के सारे एडॉप्टेशन जो हैं रिवर्सिबल हैं और सेल नॉर्मल कंडीशन में लौट आती है। लेकिन अगर सेल एडॉप्ट नहीं कर पाती है तो वहाँ पर क्या होता है, देयर इज द रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, यानी वो इंजूरियस एजेंट जो है वो अभी काम कर रहा है तो रिवर्सिबल सेल इंजरी है। तो अगर ये इंजूरियस एजेंट थोड़े पीरियड के लिए है, शॉर्टर पीरियड के लिए है और बहुत ज़्यादा पोटेंट नहीं है, तो ये रिवर्सिबल इंजरी जो है ये फिर नॉर्मल हो जाती है और सेल अपने नॉर्मल और स्ट्रक्चरल फंक्शन में लौट आती है। इसको हम लोगों ने कहा था काबिले बहाल जुरूह है खुलिया, यानी ऐसा जो है खुलिया में डिस्टर्बेंस हुआ, ऐसी तब्दीली आई जो जब स्ट्रेस ख़त्म हो गया, इंजूरियस एजेंट चला गया तो बहाल हो गई। अगर ये इंजूरियस एजेंट ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर इन्फ्लुएंस उसका रहता है या ज़्यादा पोटेंट होता है तो देयर इज द इरिवर्सिबल सेल इंजरी। नाकाबिले बहाल खुलिया की जो है वो उसमें जरूर होता है, नाकाबिले बहाल होती है इंजरी, और अल्टीमेटली दैट इज़ नोन एज द सेल डेथ, यानी खुलिया जो है वो उसकी मौत हो जाती है, वो खुलिया मुर्दा हो जाती है। तो व्हेन द सेल इज गोइंग टू डाई, जब सेल मरने जा रही है तो देयर आर द टू पाथवेज, देयर आर द टू पाथवेज। या तो सेल जो है वो एक पाथवे चुनती है, दैट इज नोन एज द एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस, दैट इज नोन एज द रेजिश, हम लोग कहते हैं इसको रेजिश, रेजिश। तो या तो एपोप्टोसिस होती है, सम पीपल प्रोनाउंस इज एपोटोसिस, पी इज द साइलेंट।
दूसरा पाथवे जिसमें सेल डेथ में जा सकती है, जो चूज कर सकती है, दैट इज द नेक्रोसिस। नेक्रोसिस, इसे हम लोग कहते हैं तनखीर। इट इज नोन एज द तनखीर, या उसे नुख्र भी कहते हैं, नून खेरे नुख्र। इट इज नोन एज द तनखीर या नुख्र। तो हम ये क्लियर हुआ यहां तक बात कि जब सेल की डेथ हो रही है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है, सेल डाई होने जा रही है, तो इट में आइदर गो बाय द एपोटोटिक पाथवे और इट में गो बाय द नेक्रोटिक पाथवे। तो दोनों ये पाथवे हैं, दोनों तरह से सेल की डेथ हो सकती है। हम लोग अब इसकी डिटेल पढ़ेंगे। सबसे हम लोग पहले बात करेंगे कि नेक्रोसिस की, तनखीर क्या है, नेक्रोसिस में किस तरह से सेल की डेथ होती है, किस तरह की तब्दीलियां आती हैं। यहां तक क्लियर है ना? बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे सेल डेथ की। मैंने आपको बताया था कि व्हेन द लीथली इंजर्ड सेल इज गोइंग टू डाई, तो इट आइदर गो टू द एपोप्टोटिक पाथवे और विद द नेक्रोटिक पाथवे। एपोप्टोटिक पाथवे जो है दैट इज नोन एज द सेल सुसाइड। तो सेल जो है क्या कर रही है, वो प्रोग्राम सेल डेथ है। और नेक्रोसिस जो है इट इज द एक्सीडेंटल सेल डेथ, ऑलवेज इट इज द पैथोलॉजिकल। और जो एपोप्टोसिस है वो दैट में बी फिजियोलॉजिकल आल्सो, दैट में बी पैथोलॉजिकल। उसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। हम लोग नेक्रोसिस की बात करें तो नेक्रोसिस इज द ऑलवेज एक्सीडेंटल सेल डेथ। ये इसे हम लोग कहते हैं तनखीर या उसे नुख्र भी कहते हैं। तो अगर इसके डेफिनेशन की बात की जाए कि व्हाट इज द नेक्रोसिस, इसकी तारीफ क्या है, तो नेक्रोसिस रेफर्स टू द स्पेक्ट्रम ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट फॉलो सेल डेथ इन लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू में जो सेल, जो लिथली इंजर्ड सेल डाई होने जा रही है, उसमें डिफरेंट जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, दैट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर नोन एज द नेक्रोसिस, largely resulting from the progressive degradative action of the enzyme on the lately injured cell। क्या हो रहा है कि जो डिग्रेडिव एंजाइम्स आ रहे हैं उसके एक्शन से सेल जो है वो धीरे धीरे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं और वो डाई हो जा रही है। एंड दैट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो हैं दैट इज नोन एज द नेक्रोसिस। नेक्रोसिस इज ऑलवेज इनवेरेबली अकम्पनीड बाय द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। हमेशा जब भी नेक्रोसिस होगी तो वहां इन्फ्लेमेशन जरूर होगा। जो ये मानिए दिस इज द नॉर्मल सेल, हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हेन देयर इज द कोई बहुत स्ट्रांग स्टिमुलाई आया, वेरी स्ट्रांग स्टिमुलस, और उसकी वजह से सेल में इंजरी हो रही, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो हम लोगों ने बात किया था जब इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है तमाम तरह के चेंजेस आते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस रुक जा रही है, सेलुलर जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो रहा है, न्यूक्लियर डैमेज हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डैमेज हो रहा है, राइसोसोम डैमेज हो रहे हैं। तो जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं इनटू द नेक्रोसिस सेल में, वो चेंजेस दो वजह से मेनली आ रहे हैं। देयर इज द डीनेचुरेशन ऑफ द इंट्रासेलुलर प्रोटीन। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब एटीपी कम हो रही तो प्रोटीन कम बन रही है, तो देयर इज द डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन है और देयर इज द फंक्शनल प्रोटीन। तो जब प्रोटीन डीनेचुरेशन हो रहा है तो सेल की इंटेग्रिटी बाकी नहीं रह जा रही है। इसके अलावा देयर आर द एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ द सेल। हमने पढ़ा था कि लाइसोसोम जो है जब रप्चर कर जा रहे हैं तो ये कई तरह के हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो रिलीज करते हैं, और वो जब वो इनके एंजाइम से सेल का डाइजेशन होता है तो दैट इज नोन एज द ऑटोलिसिस। दैट इज नोन एज द ऑटोलाइसिस या ऑटोलिसिस। व्हेन द अपने जो है वो लाइसोसोमल कंटेंट की वजह से जब सेल डाइजेस्ट हो रही है, देयर इज द एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ द सेल, दैट इज नोन एज द ऑटोलिसिस। क्या हो रहा था कि जब ये लाइसोसोम यहाँ पर लिबरेट हो रहे थे तो उसकी वजह से और जो तमाम और चीजें थी हुई थी, तो हमारी जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी ये भी डैमेज हो रही थी, और ये लाइसोसोमल कंटेंट जो है वो बाहर लीक आउट हो जा रहा था। तो जब ये लीक आउट हो जा रहा था तो विसिनिटी में वहां पर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आ रहे हैं, और हमें पता है कि जब भी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आएंगे तो वहां पर फैगोसाइटिक सेल्स आएंगे, स्पेशली द दिस न्यूट्रोफिल्स एंड दिस मैक्रोफेजेस। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं और मैक्रोफेजेस हैं, ये जो सेल्स हैं, इनकी वजह से भी सेल का जो है एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है, एंड दैट इज नोन एज द हेट्रोलाइसिस। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है कि जब जो है सेल लिथली इंजर्ड हो रही है, वो डाई होने जा रही है, तो देयर आर द डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, और वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो है दैट इज नोन एज द नेक्रोसिस। उसमें हो क्या रहा है कि डिग्रेडेशन हो रहा है, एंजाइमेटिक डाइजेशन हो रहा है सेल का,
क्यों हो रहा है? बिकॉज द लाइसोसोमल कंटेंट इज लीक्ड, लाइसोसोमल कंटेंट जो है वो लीक हो गए हैं और उसकी वजह से ऑटोलाइसिस हो रही है, और लाइसोसोमल कंटेंट लीक होने की वजह से जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ रहे हैं वो लाइसिस कर रहे हैं, उसकी वजह से हेटेरोलाइसिस हो रही है, प्रोटीन डीनेचुरेशन हो रहा है, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल प्रोटीन, और उसकी वजह से इंटीग्रिटी ऑफ द सेल जो है वो बाकी नहीं रह रही है। इतना बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रही है बात? तो हम लोग पढ़ रहे हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस की हमने बात की कि व्हाट इज द नेक्रोसिस? नेक्रोसिस इज द सीरीज ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस that occurs into the lethally injured cell due to the enzymatic degradation। क्यों हो रहा है? वहाँ पर सेल में हमने बताया था कि प्रोटीन डीनेचुरेशन हो रहा है, उसकी वजह से जो सेलुलर इंटेग्रिटी है वो लॉस हो रही है, और वहाँ पर एंजाइमेटिक डाइजेशन हो रहा है। एंजाइम्स कहाँ से आ रहे हैं? लाइसोसोम से एंजाइम आ रहे हैं। अपना जो सेल, चूँकि तमाम हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब इंजरी आ रही है, इरिवर्सिबल इंजरी है, तो तमाम तरह के चेंजेस सेल में हो रहे थे। लाइसोसोम रप्चर हो जा रहा था, और लाइसोसोम का रप्चर होने की वजह से एंजाइम लिबरेट हो रहे थे हाइड्रोलिटिक, वो सेल को डाइजेस्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द ऑटोलिसिस। और जब वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो गई थी और जो लाइसोसोम से कंटेंट विसिनिटी में लीक हो गए थे, तो उसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आया, और इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी सेल्स आए, फाइगोसाइट्स आए, स्पेशली द न्यूट्रोफिल्स एंड द मैक्रोफेजेस। उनकी एंजाइम्स की वजह से भी सेलुलर डिग्रेडेशन हुआ, सेलुलर एंजाइमेटिक लाइसिस हो रही है, और दैट इज नोन एज द हेटेरोलाइसिस। तो और तीन यहाँ पर यानी दो चीज़ें हुई कि जो प्रोटीन डीनेचुरेशन हो रहा है और एंजाइमेटिक जो है वो लाइसिस हो रही सेल की। मार्फोलॉजिकल चेंजेस हम लोग देखें कि अब तब जो साख्ती तब्दीलियाँ हैं वो नेक्रोसिस में क्या क्या हो रही हैं। दो तरह के चेंजेस आ रहे हैं, एक तो साइटोप्लाज्मिक चेंजेस आ रहे हैं और एक चेंजेस आ रहे हैं इनटू द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्मिक चेंजेस दैट इज नोन एज द मादा हयात की तब्दीलियाँ, और न्यूक्लियर चेंजेस दैट इज नोन एज द नवाती तब्दीलियाँ। नॉर्मल सेल, देखिए जो नॉर्मल सेल है, इफ दिस इज द नॉर्मल सेल हैज इट न्यूक्लियस, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दो तरह के, रफ और स्मूथ। रफ में जो है राइबोसोम अटैच हैं, लाइसोसोम्स हैं, गोल्गी अपरेटस हैं, और यहाँ पर तमाम ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हैं। तो नॉर्मल जो सेल है, अगर हम उसको देखेंगे तो यहाँ पर जब हम इसको स्टेन करते हैं तो यहाँ पर ये ज़्यादा इसका अपीयरेंस आता है पिंकिश अपीयरेंस, पिंकिश अपीयरेंस आता है, सेल दिखती है पिंकिश दिखती है। इसको हम लोग कहते हैं इसिनोफिलिया, यानी सेल इसिनोफिलिक होती है। दिस इज द स्लाइटली इसिनोफिलिक पिंकिश अपीयरेंस आता है। और देयर आर द सम बेसोफिलिया आल्सो। बेसो यानी थोड़ा सा जो ब्लूइश या पर्पलिश कलर आता है, दैट इज ड्यू टू दिस डीएनए कंटेंट एंड ड्यू टू द कंटेंट ऑफ द दिस राइबोसोम्स। दिस इज द नॉर्मल। और नॉर्मल सेल जो है वो ये जहाँ पर रेटिकुलेशन होता है, यानी एक सेलुलर अरेंजमेंट है, यहाँ पर एक नेटवर्क टाइप का है, और इट इज नॉट होमोजिनस नहीं है, अलग अलग स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो दिस इज द नॉर्मल सेल। जब इंजरी हो रही है, वहाँ पर दिस नेक्रोसिस हो रही है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि सेल बिकम मोर पिंकिश। ये जो इस्नोफिलिया है ये बढ़ जाती है, इस्नोफिलिया बढ़ जाने की वजह से सेल मोर पिंकिश हो जा रही है। क्यों हो जा रही है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि देयर इज द प्रोटीन डीनेचुरेशन। तो जब प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है तो जो डिग्रेडेड प्रोटीन है वो इसिनोफिलिक जो डाई है उसके साथ ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड करती हैं। तो जो जब कलर आता है तो वो पिंकिश कलर और बहुत ज़्यादा आता है, तो सेल बिकम मोर पिंकिश। इसके अलावा ये जो साइटोप्लाज्म है ये होमोजिनस हो जाता है, होमोजिनस एक जैसा दिखने लगता है, और ये ओपेक दिखने लगता है। ओपेक, नॉर्मल जो ट्रांसपेरेंसी वो लॉस हो जा रही है, होमोजिनस हो जाए एक जैसे। और जो इसका रेटिकुलेशन है, रेटिकुलेशन जो है ये रेटिकुलेशन खत्म हो जाता है, यानी जो नॉर्मल अरेंजमेंट है वहां पर एक जो अरेंजमेंट है एक नेटवर्क टाइप का है वो सब खत्म हो जा रहा है। सेल जैसे एक जैसी दिखने लग रही, सब कुछ एक जैसा दिखने लग रहा है। ओपेक हो गया, रेटिकुलेशन खत्म हो गया और होमोजिनस हो गया, ज़्यादा पिंकिश दिखने लगी। इसके अलावा ये जो लाइसोसोम के कंटेंट हैं ये बीच बीच में क्या कर रहे हैं, डाइजेशन ऑर्गेनल्स को खाने लगते हैं, तो बीच बीच में यहाँ पर चीज़ें जो है वो खत्म हो रही हैं। तो दैट इज नोन एज द मोथ ईटन अपीयरेंस, मोथ ईटन अपीयरेंस। सेल में क्या हो रहा है, मोथ ईटन अपीयरेंस हो रहा है, यानी ऐसी कोई चीज़ जहाँ पर एक चीज़ नॉर्मल थी, बीच बीच में कुछ चीज़ें खा गई हैं, कुछ चीज़ें डिसॉल्व हो गई, डाइजेस्ट हो गई हैं, कुछ चीज़ों को खा गया है। तो दैट इज नोन एज द मोथ ईटन अपीयरेंस।
यहाँ पर जो नॉर्मल सेल में ग्लाइकोजन है, तो यहाँ पर जो नॉर्मली होता है वो ग्रेनुलर अपीयरेंस आता है जब इसको हम कलर करते हैं। तो जब ये ग्लाइकोजन, जब सेल के अंदर एनर्जी कम थी, एटीपी कम थी, तो ये सारा का सारा ग्लाइकोजन टूट गया, तो ये ग्रेनुलिटी जो है ये भी लॉस हो जाती है, तो होमोजेनस आ रहा है। तो ये होमोजेनस हो रहा है, ओपेक हो रहा है, रेटिकुलेशन खत्म हो रहा है, मोथ ईटन अपीयरेंस हो रहा है, बीच बीच से कोई चीज खा गई है क्योंकि एंजाइमेटिक डाइजेशन हो रहा है। तो ये सारी चीजें आ रही हैं इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेक्रोटिक सेल। तो फाइनली देयर में बी द कैल्सिफिकेशन ऑफ द डेड सेल्स, or the dead cells may be replaced by these large whole phospholipid masses called myelin figures। फास्फोलिपिड के मासेस में माइलिन फिगर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। हम लोगों ने बात की थी कि जब इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है तो बहुत से माइलिन फिगर्स वहाँ मिलते हैं। ये माइलिन फिगर्स जो हैं जो फास्फोलिपिड के मासेस हैं, आइदर इट वे फाइगोसाइटोज हो जाएंगे, जो फाइगोसाइटिक सेल हैं या तो फाइगोसाइट कर लेंगे, या ये फर्दर डिग्रेड होंगे फैटी एसिड में, और ये कैल्शियम के साथ मिलकर के कैल्शियम सोप्स बना देते हैं, कैल्शियम सोप्स। तो दीज आर द साइटोप्लाज्मिक चेंजेस इनटू द नेक्रोटिक सेल। क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं कि नॉर्मल सेल हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो पिंकिश है, स्नोफिलिक है, लाइट पिंकिश है, कुछ बेसोफिलिया है, तो ज़्यादा इंटेंस पिंकिश हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? बिकॉज प्रोटीन का डिग्रेडेशन हो रहा है, और डिग्रेडेटेड प्रोटीन जो है वो ज़्यादा स्नोफिलिक डाई को कंटेन करते हैं। बेसोफिलिया कम हो रही है इस वजह से कि जो राइबोसोम्स हैं वो डिस्पर्स हो जा रहे हैं, मीजोसोम्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं जो पॉलीसोम्स है, उसकी वजह से बेसोफिलिया कम हो जा रही है, तो ज़्यादा पिंकिश हो जा रहे हैं। जो नॉर्मल यहाँ पर रेटिकुलेशन था, नॉर्मल सेलुलर अरेंजमेंट था, वो रेटिकुलेशन खत्म हो गया, होमोजिनस एक जैसा अपीयरेंस आ रहा है, ओपेक अपीयरेंस आ रहा है, रेटिकुलेशन खत्म हो गया है, और जो लाइसोसोमल कंटेंट जो है वो सेल को थोड़ा खा जा रहे हैं, तो दैट इज द मोथ ईटन अपीयरेंस आ रहा है, और माइलिन फिगर्स वहाँ पर आ रहे हैं, और ये माइलिन फिगर्स या तो फाइगोसाइटोज हो जाएंगे या ये कैल्सिफाइड हो जाएंगे। दिस इज द चेंज इनटू द साइटोप्लाज्म इनटू द नेक्रोटिक सेल, जिसे हम लोग ने पढ़ा। अब हम लोग इसके बाद न्यूक्लियर चेंजेस पढ़ेंगे कि व्हाट आर द न्यूक्लियर चेंजेस इनटू द दिस नेक्रोटिक सेल। तो हम लोग न्यूक्लियर चेंजेस की बात करें अगर इनटू द नेक्रोसिस या तनखीर में नवाती तब्दीलियाँ की अगर बात किया जाए, जो हमारा सेल का न्यूक्लियस है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ द चेंजेस। वन इज द पिक्नोसिस, अनदर द कैरियोरेजिक्स एंड अनदर द कैरियोलाइसिस। पिक्नोसिस में क्या हो रहा है कि ये नॉर्मल सेल हमारा है, इसका ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस जो है वो धीरे धीरे श्रंकन होता जा रहा है, एक जगह पे कंडेंस होता जा रहा है, और इसका कलर जो है वो और ज़्यादा बेसोफिलिक होता जा रहा है, यानी और ज़्यादा इंटेंस कलर होता जा रहा है इसका। दैट कंडीशन इज नोन एज द पिक्नोसिस। दूसरी कंडीशन है कैरियोरेजिक्स। इसमें क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर क्रोमैटिन जो है दैट ब्रोकन इनटू द इर्रेगुलर फ्रैगमेंट्स। ये न्यूक्लियर क्रोमैटिन जो था तो ये छोटे छोटे पार्ट में फ्रैगमेंट हो जा रहा है, टूट जा रहा है। न्यूक्लियर क्रोमैटिन इज फ्रैगमेंटेड। यहाँ पर कंडेंसेशन था, यहाँ पर फ्रैगमेंटेशन है। कैरियोरेजिक्स में न्यूक्लियर फ्रैगमेंट हो जा रहा है, यहाँ पर कंडेंस हो जा रहा था, एक जगह इकट्ठा हो जा रहा था, और ज़्यादा कलर उसका इंटेंसिफाई हो जा रहा था। इट इज़ मोर बेसोफिलिक। कैरियोरेजिक्स में ब्रोकन इनटू द इर्रेगुलर फ्रैगमेंट। थर्ड वन इज द कैरियोलाइसिस। दिस इज आल्सो नोन एज द क्रोमैटोलाइसिस। इसमें क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर क्रोमैटिन जो है वो धीरे धीरे डिजॉल्व हो रहा है। हियर इज द न्यूक्लियस एंड इट इज गोइंग to dissolve, और धीरे धीरे इसकी पूरी लाइसिस हो जा रही है, और ये फेड अप हो जा रहा है। नाउ इट इज गोइंग टू फेड अप। ये धीरे धीरे फेड अप हो जा रहा है, साइड से खत्म हो जा रहा है, तो डिजॉल्व हो जा रहा है। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन चेंज इन द नेक्रोसिस। दिस कैरियोलाइसिस इज द मोस्ट कॉमन चेंज। अब हम लोग एक बार इसको रिवाइज कर लें जल्दी से कि व्हाट इज द नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या है? हमने बताया था कि सीरीज ऑफ द मार्फोलॉजिकल चेंजेस इनटू द लीथली इंजर्ड सेल। लीथली इंजर्ड सेल में जो सीरीज ऑफ द मार्फोलॉजिकल चेंजेस हैं उसको हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं। वहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रोटीन डीनेचुरेशन हो रहा है,
और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं उनकी वजह से एंजाइमेटिक डाइजेशन हो रहा है सेल का। एंजाइम कहाँ से आ रहे हैं? एक ऑटोलाइसिस हो रही है, अपने लाइसोसोम से आ रहे हैं, और एक चूंकि इन्फ्लेमेशन वहाँ पर हो रहा है तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ रहे हैं, उनकी वजह से हो रहा है वहाँ पर एंजाइमेटिक डाइजेशन। जो साइटोप्लाज्मिक चेंजेस थे उसमें हम लोगों ने बताया था कि ज़्यादा इस्नोफिलिया हो जा रहा है, जो जितना पिंकिश कलर था उससे ज़्यादा हो जा रहा है। इस वजह से हो रहा है कि प्रोटीन डीनेचर हो जा रही है। जब डीनेचुरेटेड प्रोटीन जो है वो ज़्यादा इंटेंसिफाई से डाई को लेती हैं। इसके अलावा राइबोसोम डिस्पर्स हो जा रहे थे तो वो बेसोफिलिया कम हो जा रहा है, उसकी वजह से भी कलर जो है वो ज़्यादा पिंकिश हो जा रहा है। साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर जो है वो होमोजिनस हो जा रहा है, एक जैसा हो जा रहा है। इस वजह से ग्रेनुलिटी और रेटिकुलेशन खत्म हो जा रहा है, क्योंकि ग्लाइकोजन पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जा रहे हैं ग्लूकोज में, और यहाँ पर जो सेल ऑर्गेनेल्स थे, ये जो रेटिकुलेशन था वो खत्म हो जा रहा है। इस वजह से होमोजिनस अपीयरेंस आ रहा है, और लाइसोसोमल कंटेंट जो है डाइजेस्ट कर ले रहे हैं बीच में, तो मूथ ईटन अपीयरेंस आ रहा है। तो साइटोप्लाज्म ज़्यादा पिंकिश है, होमोजिनस है, नॉर्मल जो रेटिकुलेशन था वो सब खत्म हो जा रहा है, एक जैसा है, ग्लासी अपीयरेंस आ रहा है। न्यूक्लियस में जो चेंजेस हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं। देयर में बी द कंडेंसेशन, न्यूक्लियस धीरे धीरे श्रिंक कर जाए, ज़्यादा और ज़्यादा कलर इंटेंसिफाई हो जाए, या न्यूक्लियर फ्रेगमेंट टूट जाए, या न्यूक्लियर धीरे धीरे अपने पास जो उसकी प्लेस है वहाँ से धीरे धीरे फेड अप हो जाए। तो देयर में बी द पिक्नोसिस, देयर में बी द कैरियोरेजिक्स, और देयर में बी द कैरियोलाइसिस। तो ये आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में, ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ द नेक्रोसिस, डिफरेंट टाइप है उसकी बात करेंगे, और उसमें उसकी डिटेल बात करेंगे। मेरा ख्याल से समझ में आना चाहिए, समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए कमेंट में, इसको पढ़िए, और उसके बाद अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। इंशाल्लाह हम लोग जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।